जैसा कि आप सभी को पूर्व में ही विदित हो गया होगा कि आज का विषय है दहेज एक सामाजिक समस्या अथवा सामाजिक व्यवस्था। दहेज को समझने से पहले जो है हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हम मौलिक अधिकार का अर्थ समझते हैं स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता में जीवन की स्वतंत्रता, भोजन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रहन सहन की स्वतंत्रता, वस्त्र परिधान की स्वतंत्रता। इन्हीं को जो है हम लोग जो है स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता में एक स्वतंत्रता और है, वह है मौलिक स्वतंत्रता हमारी, जो है वह अर्थ की स्वतंत्रता, अर्थात संपत्ति की स्वतंत्रता। तो संपत्ति को भी हम लोग फंडामेंटल राइट ही कहेंगे। पहले मुझे लगता था कि संपत्ति को मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट कहना गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपने परिश्रम पुरुषार्थ से धन कमाता है, और परिवार में जो अन्य लोग हैं जो धन नहीं कमा रहे हैं, उनका अधिकार कैसे हो सकता है, ऐसा मेरा विचार था। कुछ समय पहले जो है, शायद पिछले महीने ही जो हमारी चर्चा चल रही थी, तो उस पे मोहन गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही। उन्होंने कहा कि संपत्ति इसलिए मौलिक अधिकार होना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह कितना भी धन संचय कर सके। तो इस आधार पर देखेंगे कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है प्राप्त करने का जो भी धन है उसको अधिकार प्राप्त है, और यह उसका प्राकृतिक अधिकार है। अर्थात किसी दूसरे की व्यवस्था को बाधित किए हुए, किसी को नुकसान पहुंचाए हुए व्यक्ति एक अपने परिश्रम से पुरुषार्थ से जो भी प्रकृति से प्राप्त करता है उसे उसकी असेट, उसकी संपत्ति, उसकी धन माना जाए, और वह उसका जो है मौलिक अधिकार है। फिर इसमें मुझे एक जो डाउट होता है वो ये है कि ठीक है, व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया, लेकिन परिवार में बाकी अन्य का क्या है? जैसे एक व्यक्ति कमाने वाला है और परिवार में बाकी अन्य लोग नहीं कमा रहे हैं, तो क्या उनका संपत्ति पर अधिकार ना माना जाए? तो इस विषय पर जब मैं विचार करता हूँ तो ये पाता हूँ कि भले ही और लोग नहीं कमा रहे हैं, लेकिन परिवार में तो सब सहयोग कर ही रहे हैं। अगर कोई घरेलू कार्य भी करता है तो उसके कार्य को भी कार्य माना ही जाना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बाहर से धन कमा कर ला रहा है, केवल वही जो है पूरे परिवार को चला रहा है, बल्कि उसके साथ-साथ जो परिवार में अन्य तरह का परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे बच्चों की देखभाल से लेकर के अन्य सभी प्रकार के कार्य हैं, तो परिवार में उनका भी हिस्सा तो बनता ही है। क्योंकि यदि आप ऐसा कर देंगे कि जो कमा कर लेकर के आ रहा है सिर्फ उसी का हिस्सा रहेगा, बाकी किसी का अन्य का हिस्सा नहीं रहेगा, तो बाकी सब तो परिवार में सहयोगी की भांति हो गए, और सहयोगी का कभी सम्मान नहीं होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूटर को कभी भी कॉम्पिटिटर बनाया जा सकता है। जो कोऑर्डिनेटर होगा वो परिवार में सहभागी होगा, और जो सहभागी होगा उसका समान रूप से अधिकार होगा। तो जिसका समान रूप से अधिकार होगा उसका सम्मान भी समान होगा। लेकिन जो परिवार में सहयोगी की भूमिका में है, तो सहयोगी का केवल इतना ही जो उपयोग है कि वो सहयोग करता है जब चाहे उसे बाहर किया जा सकता है। भारत की जो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था है, या स्वतंत्रता से पहले जो एक लंबा कालखंड रहा है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि यह कालखंड कितना लंबा है, पिछले 1000 वर्ष का है कि मुनि जी कहते हैं 2000 वर्ष में विकृति आई है, या हजारों वर्षों की विकृति है, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये स्पष्ट नजर आता है कि किसी कालखंड में महिलाओं को समान अधिकार नहीं रहा है परिवार में, संपत्ति में। यदि समान अधिकार रहा होता तो गुजारा भत्ता जो दिया जाता है वह नहीं दिया जाता, क्योंकि समान अधिकार में तो आप इक्वल राइट्स एक बार में दे देते हैं, जो भी संपत्ति है उसे दे करके आप अलग कर देंगे। लेकिन चाहे वह स्वतंत्रता के बाद हो, हिंदू कोड बिल लागू हुआ, या उससे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता से पहले महिलाओं को कभी भी संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त नहीं रहा। और जिसका अधिकार समान नहीं है उसको सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है, जिसकी उपयोगिता है उसी का अस्तित्व सिद्ध होता है, जिसकी उपयोगिता समाप्त, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, उसके अस्तित्व को चुनौती मिलने लग जाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे पुराने समय में लोगों के लिए जो है बैल वगैरह का प्रयोग करते थे खेती में। धीरे धीरे ट्रैक्टर आ गए तो बैलों की उपयोगिता सब समाप्त होने लग गई। अब वो कत्लखानों में कटते हैं, या आपको दूध भी मिल रहा है तो मेलामाइन मिला हुआ मिलता है, तो गौवंश की भी आपकी जो आवश्यकता है वो खत्म होने लग गई।
जैसे आप देखेंगे तो अब पहले आंगन जो है वह मिट्टी के रहते थे, तो गोबर की भी आवश्यकता थी, उपले बनते थे उसकी आवश्यकता थी। अब आपके घर घर में गैस आ गए हैं, तो जिसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। इसीलिए गौवंश जो है कत्लखानों में काटी जा रही है। तो मेरा जो कहने का मतलब किसी की तुलना करना नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि जिसकी उपयोगिता है उसी का सम्मान होता है। परिवार में भी जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो अपने बच्चों के नाम से पूरी संपत्ति कर देते हैं, उसके बाद वही बच्चे जो है उन्हें बाहर कर देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। क्योंकि वास्तव में वो लोग क्या करते हैं, जब संपत्ति किसी के नाम कर देते हैं, तो वह उस समय अपने हाथ-पैर कटा लेते हैं, अपनी उपयोगिता को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जिसकी उपयोगिता है उसका सम्मान है। और परिवार में क्योंकि सब लोग जो है श्रम कर रहे हैं, श्रम अलग-अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन श्रम सभी कर रहे हैं, तो पारिवारिक संपत्ति सबकी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था जो है, वो संपत्ति जो है व्यक्तिगत संपत्ति को मानती है। एक ये मैंने बताया आपको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में कि व्यक्ति जो संपत्ति है वह मौलिक अधिकार होना चाहिए, परिवार में सबका अधिकार समान होना चाहिए और परिवार का अर्थ केवल रक्त संबंध से न होकर के एक व्यक्ति का सुख पूरे परिवार का सुख और एक व्यक्ति का दुख पूरे परिवार का दुख हो, यह माना जाना चाहिए। इस प्रकार अगर हम पति-पत्नी के संबंध देखते हैं, स्त्री-पुरुष के संबंध देखते हैं, तो इसमें दोनों एक-दूसरे के सहभागी हैं, एक-दूसरे के कोऑर्डिनेटर हैं, कॉम्पिटिटर या कंट्रीब्यूटर नहीं है। अगर कॉम्पिटिटर होंगे तो परिवार व्यवस्था टूट जाएगी। जैसा कि पश्चिम के प्रभाव में भारत में महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध भड़काया जा रहा है, उन्हें बताया जाता है कि पुरुष तो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, जबकि वह प्रतिद्वंदी ना होकर के सहभागी की भूमिका में होता है। लेकिन यह भी बात ध्यान देने की है कि भड़काया उसी को जाता है जिसको समान अधिकार ना हो, अर्थात जो सहयोगी की भूमिका में हो उसको भड़काया जा सकता है, बाकी किसी को भड़काया नहीं जा सकता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि अपोजिट सेक्सुअल अट्रैक्शन इज़ द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का यह सिद्धांत है कि विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होगा और आकर्षण होगा तो एक सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है विवाह की, जहाँ पर जो है दोनों अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, परिवार व्यवस्था चल सके और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। तो इसको ध्यान रखते हुए जो है परिवार व्यवस्था बनाई गई। अब ये थोड़ा-सा जो है असमंजस की बात है कि एक लड़की को अपने घर में रहती है, बचपन से खेलती है, कूदती है, बड़ी होती है और फिर वो उसे दूसरे घर जाना पड़ता है। भावनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो एक भावुक कर देने वाला क्षण है कि उसने जहाँ अपना बचपन बिताया, अपने लोगों को छोड़कर दूसरे परिवार में जा रही है। लेकिन जब कोई हम सिस्टम बनाते हैं, कोई व्यवस्था बनाते हैं, तो सिस्टम का मूलभूत सिद्धांत है, वह भावनाओं के आधार पर नहीं बनती है। सिस्टम व्यवस्था हमेशा जो है, वो जो है प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर भावनाओं के आधार पर बनाएँगे तो ये है कि वो कभी न कभी फेल मार जाएगी, मतलब उसके सक्सेस होने के चांस नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय समाज में विवाह की एक व्यवस्था बनी, जिससे कि दोनों की काम संतुष्टि भी होती रहे और जो है मतलब अनैतिक संबंध भी न बने, अव्यवस्था भी ना हो और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस प्रकार के संबंध बनेंगे, तो जो बच्चा उत्पन्न होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आज किसी के साथ संबंध है, कल किसी के साथ संबंध है, तो इसलिए एक विवाह की व्यवस्था बनाई गई और समाज की जो मूल इकाई है, उसको परिवार माना गया, व्यक्ति को नहीं माना गया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वह समाज से या परिवार के बिना नहीं रह सकता, उसके लिए यह अनिवार्यता होनी चाहिए कि वह किसी न किसी परिवार से जुड़े अथवा समाज से जुड़े, क्योंकि समाज से नहीं जुड़ेगा तो व्यक्ति जो है बिना समाज के रह नहीं सकता है। तो यह उसकी एक आवश्यकता भी है, समाज ही उसको सुरक्षा और न्याय दे पा रहा है। अब आता है इसमें दहेज। अब 2 बातें मैंने रखी आपके सामने, एक तो है संपत्ति मौलिक अधिकार है। जब मौलिक अधिकार है, तो जिस लड़की की शादी होती है, विवाह होता है, उसका वह मौलिक अधिकार होता है कि वह अपने परिवार की कुल संपत्ति में से अपना हिस्सा लेकर जाए। यानी कि परिवार के सदस्यों की संख्या यदि 5 है और 5 लोग हैं और कुल संपत्ति वहाँ पर 60 लाख है या जो भी संपत्ति है, 75 लाख संपत्ति है, तो सदस्यों की संख्या के आधार पर जो है कुल संपत्ति का जो भी भाग उसका बनता है, अगर 15 लाख बनता है या 10 लाख बनता है, तो लड़की को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। भारत में हज़ारों सालों से यह परंपरा रही थी कि जब लड़की अपने विवाह में से दूसरे अपना विवाह करके दूसरे परिवार में जाती थी, जुड़ती थी,
तो उस समय जुड़ते समय उसका पिता जो है लड़की की जो भी संपत्ति है, जो भी टोटल प्रॉपर्टी होती थी, उसमें जो भी हिस्सा बनता था उस टोटल प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा उसको उसको दहेज के रूप में दे देता था और लड़की उस दहेज को लेकर के चली जाती थी। अब जो संपत्ति है वो 2 तरह की है। एक है चलायमान संपत्ति है, जिसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं और एक है जो नॉन मूवेबल है, यानी कि जो अचल संपत्ति है। तो हमारी चलायमान संपत्ति जो है उसमें हमारा धन है, सोना-चांदी है और आपका पैसा-रुपया है, वस्तुएँ हो सकती हैं, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, चलायमान है जहाँ एक दूसरे जैसे जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन जो आपका घर-परिवार है, घर है, मकान है, इसे आप नहीं ले जा सकते हैं, ये अचल संपत्ति कहलाती है, लेकिन यह भी संपत्ति ही है, 2 तरह की एसेट हो जाती है। जब लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, तो कायदे से होना तो ये चाहिए कि जो टोटल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में से उसे उसका हिस्सा मिलना चाहिए और उसी को हम लोग दहेज के रूप में कहते हैं। दहेज का नाम दिया गया। लेकिन इस व्यवस्था पर मैं अभी लगभग आधे घंटे पहले ही विचार कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि ये व्यवस्था तभी सफल और अच्छी व्यवस्था रहेगी जब जॉइंट फैमिली सिस्टम हो। अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम होगा, आप अपनी प्रॉपर्टी लेकर के दूसरे के घर चले भी जाते हैं, मर्ज कर भी जाते हैं, तो एक समस्या जो आती है वो ये आती है कि कल के दिन अगर तलाक होता है, डाइवोर्स होता है और आप परिवार से अलग होते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको प्रॉपर्टी में तो हिस्सा मिलता नहीं है। उस प्रॉपर्टी में उसमें तो आपको गुजारा भत्ता मिल रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। उचित व्यवस्था यह है कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम की जगह जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, अर्थात सबकी संपत्ति में समान अधिकार हो। जब लड़की अपना घर छोड़ के जाएगी तो अपनी पिता की संपत्ति में से जो भी हिस्सा है, वो उसे लेकर के दूसरे परिवार में मर्ज कर जाएगी और जिस फैमिली से जाकर के मर्ज करेगी, उस फैमिली में जो भी टोटल प्रॉपर्टी होगी, उस टोटल प्रॉपर्टी में सदस्यों की संख्या के आधार पर जो है, लड़की को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अब इससे होता क्या है कि कई जो कम्युनिस्ट हैं, बहुत सारे जो विचारधारा के लोग हैं, जो बाहर से आए, जिन्होंने भारत की दहेज व्यवस्था को, जो कि वास्तव में एक बुराई तो नहीं थी, एक व्यवस्था थी, उसे गाली देना शुरू किया, क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि ये तो भारत की जो है एक समस्या है, क्योंकि कई लड़कियों को, महिलाओं को जो है इसमें जला दिया जाता है, प्रताड़ना सहनी पड़ती है। ये बात तो ठीक है कि प्रताड़ना सहनी पड़ती है, लेकिन उसका मूल कारण दहेज नहीं है। क्योंकि यदि किसी लड़की को बिना दहेज के भी जला दिया जाए तो उसे अपराधी कहा जाएगा। यानी कि आपके फंडामेंटल राइट को चैलेंज करना अपराध है, न कि इस बात को लेकर के कि व्यक्ति को या किसी स्त्री को प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए उसके मौलिक अधिकार से उसको वंचित किया जाए। मौलिक अधिकार से तो आप किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं कर सकते हैं। वो जाएगी तो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर ही जाएगी, लेकिन इस विषय को नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बात है कि जब प्रताड़ना की बात आती है, इस तरह की बातें आती हैं, तो यह भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पुरानी परंपराएँ रही हैं, तो उसमें एक चीज़ बार-बार कही जाती थी और मैं भी घर परिवार में सुनता हूँ कि शादी-विवाह जो है अपने से बराबरी वालों में करना चाहिए। हालाँकि देखने में क्या आता है, लड़की वाले जब लड़का देखने जाते हैं, तो अपने से ऊँचे परिवार का लड़का हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छी सैलरी हो, घर-परिवार हो, खानदान हो, सब कुछ देखा जाता है। इसका मतलब आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपकी फैमिली में लिविंग स्टैंडर्ड था, वो डाउन था और आप अपने जो लो लिविंग स्टैंडर्ड से हाई स्टैंडर्ड में जाना चाहते हैं, अर्थात आप उसका आपका जीवन स्तर उठ रहा है। जब जीवन स्तर उठ रहा है, तो वास्तव में दहेज आप नहीं दे रहे हैं। दहेज तो वो दे रहा है जिसके परिवार में आप जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्थिति थी आप उससे अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। तो आप जो दे रहे हैं दहेज वास्तव में वो तो एक सर्विस चार्ज है। आप बेटर फैसिलिटी ले रहे हैं तो बेटर आप चार्ज दे रहे हैं। लेकिन इसे गाली देना या क्रिटिसाइज़ करना जो है ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र रहा, ताकि भारत की परिवार व्यवस्था को तोड़ा जा सके और जिस दहेज को इतने समय तक गाली दी जाती थी, उसी दहेज के ऊपर पिछले साल जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि लड़की को पिता की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। यही बात जब हम लोग बहुत समय से कह रहे थे, तब भारतीय समाज को एक रूढ़िवादी समाज इस तरह से कह कर के जो है गालियाँ दी जाती थी। वास्तव में किसी भी परिस्थिति में लड़की जाए तो अपनी संपत्ति में से अपना हिस्सा ले ले और जिस फैमिली से मर्ज कर रही है वहाँ से अपना अगर अलग होना हो, इन केस अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो वो लेके अलग हो जाए। अब इसे मैं 3 तरीके से समझाता हूँ आपको कि अगर
आप अपने से ऊंचे फैमिली में जाएं तो क्या अंतर रहेगा, बराबर फैमिली में जाएं तो क्या अंतर रहेगा, और निचली फैमिली में जाते हैं, लो स्टैंडर्ड में जाएंगे तो क्या होगा। साधारणतः देखा जाता है कि जितनी भी लड़कियों का विवाह होता है वो अपने से ऊंचे परिवार में ही होता है, निचले परिवार में तो कम ही होता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से स्त्री जो है आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, पुरुष जो है आक्रामक है। तो इसमें रंग रूप का बड़ा वो रहता है, मतलब कि मान लीजिए लड़की बहुत सुंदर है, लड़के के पास पैसा है अच्छा खासा, दोनों आपसी सहमति से विवाह करते हैं, कुछ लेन देन भी होता है या बिना लेन देन के करना चाहिए, इसमें राज्य का दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दो व्यक्तियों के या दो परिवारों के जो है आंतरिक मामला है। लेकिन राज्य गलत तरीके से प्रत्येक एक सामाजिक कार्य में, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है हस्तक्षेप कर रहा है। और दहेज जबरदस्ती, बलपूर्वक, हिंसापूर्वक यदि लिया जाए तब तो समझ में आता है। यहाँ तो दहेज देने को भी अपराध घोषित कर दिया है, जो गलत है। अब मैं एक कुछ आंकड़ों से आपको बताता हूँ कि परिवार में यदि अगर समान परिवारों में विवाह होता है तो उससे क्या परिणाम होगा। मान लीजिए कि एक लड़की ऐसे परिवार से है जिसकी कुल संपत्ति 60 लाख रुपए है और टोटल सदस्यों की संख्या 4 है। तो इस तरह से जब लड़की अपना परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जाएगी तो उसमें से उसे 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये 15 लाख रुपए जो है लड़की वो चाहे दहेज के रूप में ले जाए या संपत्ति या किसी भी रूप में ले जाए, एसेट सोने चांदी रूप में ले जाए, पैसे रुपए के रूप में ले जाए, कैसे भी ले जाए, वो लेकर के दूसरे परिवार में जाती है। जिस दूसरे परिवार में जा रही है, मान लीजिए कि उसकी संपत्ति भी लगभग 60 लाख है और परिवार के सदस्यों की संख्या 4 है। तो जब लड़की यहाँ से 15 लाख लेकर के जाती है और जिस परिवार में जुड़ती है तो वहां पर कुल संपत्ति हो जाएगी 75 लाख रुपए और परिवार के सदस्यों की संख्या हो जाएगी 5। तो अगर आप 75 लाख से 5 को डिवाइड करते हैं तो यानी कि वो 15 लाख लेकर के जाती है, और जब अलग होगी तो कुल संपत्ति में से उसका उतना ही लगभग मिल जाता है। दूसरी कंडीशन में मान लीजिए कि लड़की जो है वो किसी ऐसे परिवार में जाती है जो परिवार जो है हाई स्टैंडर्ड परिवार है। मान लीजिए कि लड़की 10 लाख रुपए लेकर के जाती है दहेज के रूप में, और किसी ऐसे परिवार से मर्ज कर जाती है जिसकी टोटल प्रॉपर्टी 60 लाख रुपए है और परिवार के सदस्यों की संख्या जो है वह 4 है। तो जब लड़की जुड़ती है तो वहां पर परिवार के सदस्यों की संख्या 5 हो जाती है और टोटल प्रॉपर्टी जो हो जाती है 70 लाख। तो इस परिस्थिति में लड़की जो है वो लेके तो जाएगी 10 लाख रुपए, लेकिन जब अलग होगी तो उसे 70 लाख का पांचवा हिस्सा यानी कि 14 लाख रुपए मिलेंगे। तो अगर लड़की अपने से ऊंचे परिवार में जा रही है तब तो उसका फायदा है। तीसरी परिस्थिति में आप देखिए, मान लीजिए लड़की दहेज के रूप में 20 लाख ले जाती है और किसी ऐसे परिवार में जुड़ती है जहां की कुल संपत्ति जो है वो 60 लाख रुपए है। तो टोटल संपत्ति हो जाएगी 80 लाख रुपए और परिवार के सदस्यों की संख्या हो गई 5। तो 16 × 5 = 80 यानी कि 15 लाख ले जाती है, तो उसे उस समय अलग होते समय 16 लाख रुपए मिलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में इतना इतना आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आप दाल चावल छोड़ करके रसगुल्ले का स्वाद लेना चाहेंगे, या आपने लो स्टैंडर्ड से हाई स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, तो आप उस स्टैंडर्ड का पैसा दे रहे हैं। और देखने में भी आता है जब विवाह के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो देखा जाता है सरकारी नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी को ही नौकरी माना जाता है, उसके अलावा और कुछ व्यवसाय को, यहाँ तक कि आप चाय बेच रहे हैं या किसी और चीज को देखा जाए तो उसको व्यवसाय नहीं माना जाता है, हीन भावना से, हीन दृष्टिकोण से देखा जाता है। और इसी प्रकार की अधिकांशतः महिलाएं जो कि अपने से ऊंचा परिवार, ऊंचा खानदान चाहती हैं, वही महिलाएं ज्यादा दिखाई देंगी आपको दहेज का विरोध करते हुए। मतलब आपको फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, लाइफ स्टैंडर्ड बेटर चाहिए, लेकिन जब बात आती है कि आपको अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर के जाना है, तो आप उस समय जो है सारा का सारा ड्रामा करेंगे कि ये दहेज के रूप में हमें हमारा शोषण हो रहा है, हमारी प्रताड़ना हो रही है, और दहेज का पुरजोर विरोध होगा। लेकिन सीधा सा सरल सा सिद्धांत है कि जब आप ऊंचे खानदान में जा रहे हैं और कल के दिन तलाक होता है, तो ठीक है कि लड़के ने बड़े दया भाव से छोड़ भी दिया दहेज कि हम दहेज नहीं लेंगे और विवाह के समय हम बिना दहेज के कर लेंगे। आपने तो बिना दहेज के जो है विवाह कर लिया, लेकिन 6 महीने साल भर के बाद क्या होता है कि जब आपको एक तलाक के लिए बोला जाएगा, तो जो लड़की है वो अपनी आपकी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा नहीं छोड़ती है, वो तो पूरा लेकर के जाएगी और उसका कानूनी रूप से अधिकार भी है। तो आप तो भावनाओं में अगर कह देते हैं कि गरीब है या कुछ भी है तो हम विवाह कर लेते हैं, ठीक है। ये एक संतुलन की व्यवस्था है कि आपके पास पैसा है, लड़की सुंदर है, तो आपने दोनों ने आपसी सहमति से मैनेज कर लिया।
लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप बहुत ऊँचे परिवार में चले जाएँगे तो आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। या आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी है और बहुत वेल क्वालिफ़ाइड है, तो उसी के परिवार जिस परिवार में जाती है उसके साथ वो कंपैटिबल नहीं हो पाती है, उसका सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। देखने में आता है कि लड़का अगर हाई क्वालिटी का है, लड़की जो है उससे डाउन है एजुकेशन में या किसी चीज़ में, तो दोनों के बीच सामंजस्य बैठ जाता है। लेकिन अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है या लड़के की हैसियत कम है, तो उस परिस्थिति में जब लड़की आती है तो उस परिवार में काफ़ी दिक्कतें देखने में आती है। आदर्श व्यवस्था तो यह है कि सब कुछ मिला-जुला करके, देख करके आर्थिक स्तर पर भी देखा जाता है कि दोनों की आर्थिक स्थिति क्या है। क्योंकि जिसने व्यक्ति ने जीवन में कुछ देखा नहीं है, उसको आप अचानक से सब कुछ दिखा देंगे ना, तो वो भी एक समस्या हो जाएगी कि उस चकाचौंध में वो मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे अंबानी जब अपनी लड़की के लिए या बच्चे के लिए शादी देखेगा लड़की के लिए, तो वो उसी परिवार, उसी तरह का परिवेश, उसी तरह का परिवार देखेगा। लोग भावनाओं में तो आकर कह देते हैं कि प्यार में ये सब नहीं देखा जाता, लेकिन जब जीवन चलाना पड़ता है, 6 महीने, साल भर बीत जाते हैं और तब दाल-रोटी का भाव पता चलता है, तब पता चलता है कि भावनाओं में आकर के लिया गया डिसीज़न गलत था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर मैं सेम लिविंग स्टैंडर्ड में दूसरे परिवार में जाता हूँ, तो बहुत अधिक संभावनाएँ हैं कि हम लोग जो है सामंजस्य बैठा लेंगे। यही चीज़ हमारी वर्ण व्यवस्था में भी थी। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर वाले देखते हैं कि ज़्यादातर जो डॉक्टर के जो जान-पहचान में होंगे आपस में विवाह कर लेते हैं। वकील है, तो वकील में कर लेते हैं। या ब्राह्मणों की जो जीवन शैली है, उनके यहाँ नॉनवेज नहीं बन रहा है या सुबह का जो भी उनका कार्यक्रम है, पूजा-पाठ का, हवन आदि का, तो उसके अनुसार जब आप दूसरे परिवार में जाते हैं, वही सब आपको क्रियाएँ मिलती हैं जो बचपन से रहता है। तो चाहे समान अर्थ हो, समान जीवन शैली हो, ये सब मिलता है तो थोड़ा बहुत जो है कंपैटिबल रहता है कि आप उसमें एडजस्ट कर जाएँगे। वरना क्या होता है कि आप भावनाओं में बहकर विवाह कर लेते हैं, परिवार व्यवस्था बाद में टूट जाती है। तलाक के हर साल केसेज़ बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा है, राज्य को इस प्रकार के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तलाक है, ये जो हमारा जो डॉरी सिस्टम है, जो दहेज कहते हैं, दहेज वास्तव में कोई सामाजिक बुराई नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था है जहाँ लड़की अपने पिता की संपत्ति से अपना हिस्सा लेकर के दूसरे की फैमिली में मर्ज करती है। लेकिन यह व्यवस्था तभी आदर्श व्यवस्था है जब जॉइंट फैमिली सिस्टम हो। कंबाइंड फैमिली सिस्टम में फिर आप मर्ज कर जाएँगे और अलग-अलग होते समय सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गुज़ारा भत्ता मिलेगा। तो यह कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम करना चाहिए, व्यक्ति को संपत्ति उसका मौलिक अधिकार मानना चाहिए और मौलिक अधिकार मान करके उसे देना चाहिए कि जिस परिवार में जाना चाहे, उस परिवार में अपनी संपत्ति लेकर के जुड़ जाए। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करूँगा और मैं मुनि जी से और आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि इस विषय को बढ़ाएँ। आप लोगों के जो विचार होंगे, वो स्वीकार्य हैं और यदि कुछ गलती होगी तो आप लोग उसमें सुधार करें। जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार जी। आपने बहुत सारी बातें रखी हैं। अब इसका पहली बात तो ये कि लिविंग जो स्टैंडर्ड आपने बताया, इस बात को हम लोग किस लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। रही बात ये दहेज की बात या तलाक की बात, ये शब्द हमारे साहित्य के नहीं हैं। दूसरी बात, एक व्यवस्था जरूर थी, मतलब कन्यादान की, जब बच्चे की विवाह करते थे, गुण कर्म स्वभाव का लिख करके आया है, विवाह के रूप में जब हम करते थे तो कन्यादान कर रहे हैं, इस तरह की एक व्यवस्था थी, देते थे। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परिवार या जो बच्चे हैं मिलते थे उस तरह से। परंतु एक चीज और आती है यहाँ पर बच्ची के रूप में हम संपत्ति जो बच्चे के लिए दे रहे हैं, लड़की के लिए, बेटी के लिए, वो एक परिवार से जा रही है, दूसरे परिवार का हिस्सा बन रही है। तो वो वहां की ज्वाइंट फैमिली है या एकांकी फैमिली है, पति की जो उसका जीवन साथी बन रहा है उसमें तो उसका पूरा हिस्सा बन रहा है, मतलब पूरे से मतलब 50% बन रहा है। और जहां बनना पर भी विवाह में जब पंडित ब्राह्मण के द्वारा, विद्वान के द्वारा, आचार्य के द्वारा ये एक व्यवस्था बनाई गई है, वैदिक काल से ही, उस समय यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई थी कि वहाँ जो भामरे व्यवस्था की थी, 7 फेरे व्यवस्था के, तो उस समय बैठ करके एक लीगल मतलब नोटिस दिया जाता था समाज के द्वारा और विद्वान के द्वारा बैठे हुए, कि भाई ये वचन उनको दिए जाते थे। इस तरह से आज वो परंपरा है। तो इस सिस्टम में मैं समझ रहा हूँ इसको, दोनों बातें आपकी आ गई कि एक जो लिविंग स्टैंडर्ड आपने बताया कि यहाँ से लेकर के जाए, बुराई भी नहीं है।
दूसरी बात, आपने एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी इसको छोड़ दिया। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब समझ नहीं पा रहा कि इसको कौन सी व्यवस्था को ठीक माना जाए। बच्ची लेके जा रही है कहीं से, कुछ छोड़ के जा रही है, कहीं लेके जा रही है, तो वहां पे बन रहा है। एक परंपरा थी ये, और प्राचीन परंपरा से बनी हुई है। मैं समझ रहा हूँ प्राचीन व्यवस्था में एक आदर्श व्यवस्था थी, और वहां ये व्यवस्था है। और आज हमारी जो दहेज प्रथा के या जो तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, वो हमारी नासमझी के, या हाई जो लिविंग स्टैंडर्ड आपने कहा है, जो एकांकी एजुकेशन है, जो मतलब पाश्चात्य सभ्यता है या भौतिक चकाचौंध है, मैं तो इनको दोषी मानता हूं। बाकी इसके सिवा किसी को, विचारवान व्यक्ति या वैचारिक व्यक्ति या बहुत आदर्श व्यक्ति या जो एक नैतिकवादी व्यक्ति है, वो कभी भी इन चीजों को स्वीकार नहीं करता। तो मैं थोड़ा सा इस पर आपका चाहूंगा मार्गदर्शन हो। आपने ठीक कहा। पहले मैंने कहा कि संपत्ति तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। पहली गड़बड़ी तो यह है कि व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार जो है वो गलत है। दूसरा, आपने कहा कि आदर्श व्यक्ति, आदर्श अच्छे लोग, तो देखिए कितने भी अच्छे लोगों, सिस्टम खराब हो, मुनि जी भी कहते हैं, मैं भी मानता हूँ इस बात को, कि सिस्टम सही नहीं होगा तो व्यक्ति का क्या है। व्यक्ति तो मानवीय स्वभाव, मानवीय प्रवृत्ति है। आज कैसी है, कल कैसी हो जाएगी। आज आपको जो व्यक्ति अच्छा दिख रहा है, कल उसमें विकृति आ सकती है। तो इसीलिए जब हम उसको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार घोषित कर देते हैं, तो मौलिक अधिकार जो भी व्यक्ति जहां जाए वो अपनी संपत्ति लेकर के जाए। और दूसरी बात है, संपत्ति एक ऐसा विषय है जहां पर एक हिंसा एक और स्वार्थ मनुष्य का ये गुण है। मिनट रोको, स्वार्थ आ एक ही जाएगा, सेकंड मतलब रुको। मनुष्य का ये एक सेकंड में, जी जैसे जी जी बच्ची विवाह जा रही है, तो वो एक परिवार से जा रही है दूसरे परिवार में, उसको वहां पे बराबर का हक मिल रहा है। मतलब वो जी जो पति के साथ जुड़ रही है, वहां उसकी संपत्ति में उसका आधा अधिकार बन रहा है, टोटल लिखित में भी है। मतलब जहां एक परंपरा, जी सामाजिक व्यवस्था परिपक्व हुआ करती थी, उस समय एक ब्राह्मण आचार्य के द्वारा बैठ करके ये वो लिए जाते थे, उनसे वचन लिए जाते थे कि आज आज से हम बहुत, मुझे पूरा जी याद है, मैं रख भी सकता हूँ यहाँ पे, कि आज से हम ये, और भगवान शंकर पार्वती के विवाह का एक आज हम वो दे देते हैं, उदाहरण देते हैं उस समय से परंपरा के लिए। उससे पहले वैदिक काल में और मतलब मंत्रों के द्वारा मंत्र आते हैं इस तरह के वेद में। तो मैं समझ रहा हूँ वो तो वहां कह रहे हैं कि आज से जाएंगे, हम कोई सामान लेंगे तो हम पूछ के लेंगे। आज से हमारी अर्धांगिनी का मतलब भी यही होता है कि हमारे बराबर को। तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ से जा रही है वो छोड़कर, लेकिन कहीं तो हकदार बन रही है उस संपत्ति की। भाई वो एक पार्ट से जुड़ रही है, तो वहां नहीं पार्ट तो उसके लिए वो मेरा बराबर का मेरा हिस्सा दे कहना रहा है, और वहां वो छोड़ के जा जी रही है। और वहां पे जो आएगा, ये तो एक आवागमन का है। जैसे मेरे, मान लीजिए दो बेटे या दो बेटियां, तो दो बेटियां मेरे से निकली, दो बेटियां कहीं से आई। तो इस व्यवस्था को मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, आपके द्वारा क्लैरिफाई करना चाह रहा देखिए, हूँ। मैंने मैंने पहले ही कहा, चल ठीक है, वो अपने परिवार से जा रही है तो अपनी वो अपने पिता की संपत्ति में जो हिस्सा होगा कि नहीं लेंगी। जैसे मान लीजिए आपके दो बेटे हैं, दो बेटे हैं तो जितना आपके बेटे का अधिकार है, मान लीजिए दो बेटियां भी हैं तो बेटियों का समान अधिकार होगा कि नहीं होगा। बेटा तो आपके साथ रहता है, बेटे को तो घर परिवार में संपत्ति में सब कुछ मिलता है, माता पिता भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो लड़की जब जाएगी तो वो अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा ले अथवा ना ले। वो वहां जाके बन रहा है ना, उसका एक परिवार जुड़ रहा है, वहां तो संपत्ति की मालिक बन रही है ना वो। जिस परिवार से जा रही दूसरी है उस बात, परिवार में उसकी दूसरी बात संपत्ति का ये है, हिस्सा मैंने है कि उसको नहीं है। शिक्षा दी, व्यवस्था दी, और व्यवस्था में जाकर के वो जुड़ी, जैसे योग्य उसको बनाया, तो योग्य बना करके और उसके साथ वो जुड़ गई। उस स्थिति में वहां ऐसा नहीं कि उसको निकाला जा रहा है, या वो एक पार्ट से जुड़ रही है जाकर के, और जो वहां संपत्ति है। मैं एक बात से सहमत हूँ कि हाई लिविंग, जहां हम अपने बड़े परिवारों को देखते हैं, वहां सम्मान मिलना, ये नॉर्मल बातें होती हैं। थोड़ी सी दोस्ती है, मित्रता है, रिश्तेदारी है, थोड़ा बराबर में हो, थोड़ी सी ऊंच नीच हो तो अच्छा रहता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सौभाग्य से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नैतिकवादी होते हैं, इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो मैं इस चीज को क्लियर मतलब थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वहां से जा रही है बच्ची, दूसरे परिवार में जुड़ रही है, उसके पति का जो संपत्ति बनती है वो नॉमिनेट होती है उसके, और जो बच्चों पे आते मेरा हैं क्योंकि प्रश्न उसके ये नाम से है पहचाना जाता है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या लड़की का उसके पिता की संपत्ति में हिस्सा है कि नहीं है। सुनील जी, लड़की का पिता की संपत्ति में हिस्सा है कि नहीं है। और कोई अपनी बात रखे। आवाज आ रही है भाई साहब। हेलो 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 जी हेलो जी, जी मैं ये जी कहना चाह रहा हूँ, श्रीकांत जी जैसे बोल। एक परिवार से हेलो वो गई, एक हेलो परिवार से वो गई, हेलो तो मिस्टर वहां पे गई उसकी आई संपत्ति का रुकिए। बेदखल किया, लेकिन दूसरे परिवार में जाकर के वो संपत्ति में जुड़ गई। अच्छा जुड़ गई, ये रह गई, सुनिए।
देखिए, ये ब्रिजेश जी, ये बड़ा कोनो एक दो दिन की समस्या नहीं है, या कोनो नई नई है, प्रथम सृष्टि है या अंतिम नए वाली बात नहीं है। ये देखिए, जो विवाह प्रथा है, संस्था है हमारे यहाँ, उसमें केवल ऐसा ही विवाह नहीं है जिसको अरेंज मैरिज कहा जाता है। हमारे यहाँ विवाह की बहुत सारी प्रथाएं हैं। जी और जहाँ जी तक बिल्कुल सही है, 8 प्रकार की विवाह संपन्न है। हाँ, विवाह की ढेर सारी प्रथाएं हैं हमारे यहाँ। तो जी हर प्रकार की प्रथा है। तो मान लीजिए, आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी तो आप ही कह रहे हैं कि वो हर फादर चाहता है कि हमारी बेटी हमारे घर से अधिक मजबूत घर में जाए, तो उसका प्रॉपर्टी हम्म तो वहाँ है ही। जहाँ तक हम्म दहेज की बात है, दहेज का भी मना नहीं करता है लोग। देखिए, हम्म इसमें विवाह खाली महाभारत काल में भी जाइएगा ना, तो पूरा उल्टा हम्म पुल्टा है। शादी ब्याह का प्रसंग जीतना है। जी सत्यवती जी का मला से कैसे कैसे व्यास मुनि आए, कैसे कैसे कुंती का है, पराशर ऋषि का है, शांतनु का है, ये भरत का जन्म जो होता है, ये विवाह प्रथा, दादा ब्रह्मा से विवाह किया, ये सब बहुत सारी घटोत्कच का कैसे उत्पन्न हुआ, चित्रंगदा से क्या संबंध है, गौतम ऋषि का है, भारद्वाज, मैंने बहुत सारे प्रसंग हैं शादी ब्याह पर हमारे जी यहाँ। बिल्कुल सही और कहा। शादी जी ब्याह में दहेज सब ठीक है, बीच में ये सब 100 150 साल में आजादी के बाद और खराब हुआ। अंग्रेज तो जी कुछ सामाजिक मामलों में पढ़ने में कुछ डरता भी था। कांग्रेसी तो एकदम नहीं डरते थे। और ये कम्युनिस्ट लोग मिक्स करके महिला, विशेष महिला, विशेष पुरुष, ये ये कि रिजर्व क्षेत्र, ऐसी ऐसी बातें करके बहुत सारे सेक्शन वेक्शन सब संविधान में जुड़वा करके झगड़ा टंटा, बाप में से प्रॉपर्टी दो, भाई में से प्रॉपर्टी दो। अरे जब वो चली गई अपने नए घर में, तो उसका नया गृहस्थी है ना, वो जी जाती है तो फिर वो वन टाइम में क्या ले जाती है, या बाद में भी गिफ्ट तो जाते ही रहता है ना। हाँ आजकल जाना तो चाहिए। एक प्रथा खराब हो गया है कि खाली शादी के टाइम में जो देना है सो दे दो, बाद में वो खिस्सा खत्म हो गया। नहीं, हम सही लोगों बात का है। लड़की के से पूरा कितना मरने के दिन तक संबंध रहता था। अपने वो मातृपक्ष, जो जो लड़की का पक्ष होता था, वो बहुत दिन तक जुड़ा रहता था। तो हमारे यहाँ संस्कार है। लव मैरिज का भी प्रावधान है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गंधर्व का है, लड़की को उड़ा करके ले जाने का है, संदर्भ है कृष्ण रुष्ण का, चाहे पृथ्वीराज का, चाहे बहुत सारे नाम खोजिएगा तो नाम का कहीं कोई कमी नहीं आएगा। इस संस्था ही बहुत बाद में बनी है। वो एगो टीचर का, एगो टीचर के यहाँ पढ़ने जाता था, ओकरा बीबीए को पटा के भाग गया। ये कहानी बड़ा पर, तो उसी के बाद ये विवाह संस्था बना कि नहीं, तो अनाचार है, शिक्षक की पत्नी को नहीं लेकर के इसको भागना चाहिए था। तो उसके बाद से ये संस्था बनाया गया, विचार किया गया कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। 5 किस्म का रिकॉग्नाइज किया गया। स्वयंवर तो विवाह भी हमारे यहाँ है ही। जी तो जी तो इसलिए सब चीज ठीक है ठाक है, अपना ढेर दिमाग जी दिमाग अब वैदिक दिमाग वैदिक काल लगाने में का। 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। 8 प्रकार के विवाह हाँ, देखे गए हैं, जिसमें 4 प्रकार के विवाह को मान्यता एक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार संस्कारित माना गया है 4 विवाह के रूप में। चार और क्या? 4 के गलत माना गया है, राक्षसी प्रवृत्ति से माना गया है। 8 प्रकार के वह अच्छा, वैदिक व्यवस्था में लिख करके आए हैं, सही बात, सही बात, जिसमें सही 4 को बात है। मान्यता दी गई है समाज के द्वारा। अरे भाई, अभी से खाली दहेज के बात होता था, कहाँ अपना पड़ गए। ठीक कह रहे हैं जी, ये सुनील देव जी ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए दहेज ही ठीक है। दहेज अब
भाई सामाजिक में व्यवस्था के है। प्रॉपर्टी में आके झगड़ा करेगी। दहेज तो हमारे यहाँ है ही नहीं, सब किसी भी ग्रंथों में, साहित्य ग्रंथों में नहीं मिलता, केवल दान आता है। दान तो आता है कन्यादान के रूप में, कन्या विवाह के समय जो भी हमारी सामर्थ्य बनती है उसको हम दें। दहेज नहीं दिया जाता था। नहीं, दहेज शब्द करिएगा आया ही नहीं खेल। भाई, दान तो आया है। साई को बताता हूँ मैं दहेज का। जी जी। चंद्रगुप्त का ब्याह हुआ, 5 जी गो स्टेट उसको मिला दहेज में। जी। जी ये आपका पुराण का, ये विष्णु का अवतार नहीं, में पुराण की बात नहीं चंद्रगुप्त। कर रहा, वैदिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। वैदिक व्यवस्था में कहाँ से आ जाएगा? वैदिक व्यवस्था करते हैं, वैदिक व्यवस्था से तुरंत बाद का व्यवस्था है, तो वैदिक व्यवस्था में कैसे आएगा? जी आप वैदिक वैदिक काल से ही शादी ब्याह होता था। हाँ, कब कह रहे हैं शादी? शादी भी शब्द नहीं है हमारे यहाँ। अरे मैं बता ये रहा चीजें हूँ, मत पढ़िए, मैं खैर बता रहा साहित्यिक हूँ, विषय में मैं बता रहा हूँ, चर्चा डेट चल रही है, बता रहा वही हूँ कब रखिएगा। से शादी हो रहा है। वैदिक व्यवस्था से शादी हो रहा है। वैदिक ये अन्य व्यवस्था लोगों है। को भी अवसर देना चाहिए। हाँ, दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। हाँ, कितनी अच्छी बात है। थैंक यू। आधा घंटा जब मैंने ही ले लिया तो दूसरे को समय दीजिए। ज्ञानेंद्र जी आप कुछ रखिए। और प्रेमनाथ जी आप कुछ रखना चाहेंगे विषय? मोहन गुप्ता जी आप कुछ रखना चाहेंगे? हाँ सर, हम लेट से जुड़े हैं। अच्छा, दहेज मतलब कि क्या सही है कि गलत है, ये चीज है ना? क्या है इसका जी आज जी का जी। विषय? मेरा बस विषय यही था कि दहेज लड़की का उसके पिता की संपत्ति में से हिस्सा है। मेरा कंक्लूजन बस यही था। देखिए, दहेज जो है, वो दहेज नाम का चीज एक्चुअल में कुछ है नहीं। जी जी। कोई भी पिता जो होता है, जब उसकी चाहे पुत्र हो चाहे पुत्रियां हो, जी उनके लिए जो शादी का व्यवस्था होता है, एक्चुअल में पुत्र तो घर में ही रहता है तो उसका तो सारा हिस्सा होता ही है। जी जी। लेकिन जो पुत्रियां होती हैं तो उनके प्रति अपना कुछ भाव होता है कि हम जब पुत्रियों को कहीं हम उसको किसी भी रूप में अगर हम विवाह के बंधन में बांधते हैं, तो इस प्रकार से कुछ उसको हम कुछ दान के रूप में या गिफ्ट के रूप में जिसे देते हैं कि जहां वो जाए वहां पर भी उसका घर इसी प्रकार से भरा रहे, खाली ना रहे, और उसको कभी भी जो है शांति, प्रेम, सुख शांति में किसी प्रकार का व्यवधान न आए। ये खाली हाथ किसी को भी हम न भेजे। जैसे कि हम ऐसे भी देखते हैं, हमारी प्रथा जो है, जब हम यज्ञ करते हैं तो देखिए जो 5 प्रकार का जो यज्ञ हम लोगों के सामने में आता है, ब्रह्म यज्ञ है, तो देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, वैश्व बलि यज्ञ है। तो इस सब में भी हम कुछ करते हैं तो उनको किसी न किसी रूप में गिफ्ट, खाली हाथ नहीं जाने देते हैं कि भाई ये खुश रहे, अपना जो है इनका खुशहाली से जीवन बीते। इसी प्रकार से एक एक व्यवस्था था, जिसको जितनी शक्ति थी, इच्छा शक्ति थी, उतना वो देता था। लेकिन आगे जाकर के इस पद्धति को जो है कुछ लेन देन की प्रवृत्ति में बदल दिया गया, और जब से
आपको जो है कि से ये जो गवर्नमेंट सर्विस का और इस प्रकार से आया जिसमें कि अधिकतम सुख सुविधा है, तो दहेज तो अब समझिए कि एक ठे व्यवसाय टाइप का हो गया कि आपको कलेक्टर से शादी करना है तो इतना खर्चा करना ही होगा। आपको जो है क्लर्क से करना है तो शिक्षक से करना है, तो इंजीनियर से करना है, तो डॉक्टर से होना, सबका बंधा हुआ है कि अगर आप डॉक्टर से करना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। आप हाँ विद्या किरानी से करना चाहते हैं तो 10-15 लाख रुपया से कम में करेगा ही नहीं। आपको जो है कि अगर बैंक में मैनेजर है या बैंक के कोई पोस्ट में है, तो जब तक कि आप दहेज सर्विस होल्डर को तो दीजिएगा नहीं तो वो करेगा ही नहीं शादी। अब उसमें तो एक प्रवृत्ति बन गई है कि गार्जियन लोग जो सोचते हैं कि साला हम लड़का को जो बनाने में 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख इतना रुपया हम खर्चा किए हैं, तो बिना हम उसके क्यों शादी करें जिससे? इसके फेरा में ये भी हो रहा है कि आपको उनकी उम्र बढ़ रही है और पिता को कुछ नहीं मिल रहा है, और वो जो है से अपना जो है सो लव मैरिज या कहीं भी अपना मैरिज कर ले रहे हैं, और जो है सो किसे पता भी नहीं चल रहा है। और कुछ देखिए आज के समाज में ब्रजेश जी ऐसी मतलब कई घटनाएं हम लोग के सामने आई है पर पंचायती में कि वो जो हैं ज्यादा उम्र में जैसे जो शादियां हो रही हैं, तो जहां वो बड़े शहर में रह रहे हैं वहां एक ठे वो अपना लव कर लिए और उनकी वो जो है सो चल रही है। और यहाँ पर माता पिता अगर उनको प्रेस करते हैं शादी के लिए, तो होता जी क्या है कि माता पिता के गुडविल में जो है, और इनका लड़का जो है इतना पोस्ट पर है, इतना कमा रहा है, इतना पैकेज मिल रहा है, और मोटा दहेज भी देने के लिए तैयार है, दहेज दे के शादी भी कर दे रहा है। शादी के बाद पता लग रहा है कि अरे वहां से वो फोन कर रही है कि हम तो यह करेंगे, ऐसे करेंगे, और जो है सब कुछ तुम हमारे साथ ऐसा हो, तो फोटो है भेज रहा है। हो का रहा है कि वो शादी आपको जो है फिर कैंसिल हो जा रहा है और लड़की वाला बड़ी परेशानी में पड़ जा रहा है। इस प्रकार की कई घटनाएं जिसे आज के समय में आ रही है। जो भी जो है बड़े शहर में अगर कोई सर्विस कर रहा है लड़का, और आप अगर उसके साथ अपना रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, तो हमारा तो हर एक को जुड़े हुए हैं उनको सलाह है कि इस चीज का जरूर पता कर लें कि जो बड़े शहर में है तो वहां पर स्थिति उनकी क्या है लड़के की, तब आप शादी करें। अब समस्या ये है कि जब इतना दहेज दे करके जब शादी गार्जियन करता है, तो इसके बाद में हमको जो समझ में आता है कि विवाद तब खड़ा होता है कि जहां वो शादी करता है वहां पर फिर कुछ विवाद होता है। तो पिता तो उतना खर्चा करके शादी कर दिया, लेकिन आज का जो कानून है वो जो है उसको जहां शादी करता है पति के या उसके ससुराल में बच्ची का कोई हिस्सा बनता नहीं है कानूनन के रूप में, और पिता के संपत्ति में उसका हिस्सा बनता है। तो पिता तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कितना दुविधा में है। तो जो इसी पर जो है हमारा जो संस्था है जी वो ये चीज किया है कि संयुक्त संपत्ति और संयुक्त परिवार और संयुक्त संपत्ति का जो है प्रस्ताव जो है रखा है कि अगर लड़की का जाती है अगर ससुराल में, तो उसके संपत्ति में वहां पर हिस्सा उसका जो है बन जाना चाहिए। लेकिन आज गवर्नमेंट के यहाँ कानूनन रूप में इस प्रकार का व्यवस्था नहीं है, जो कि एक परेशानी का कारण ये भी होता है। लेकिन जैसे है कि कहावत है कि बैर और विवाह जो है सामान्य स्तर में करना चाहिए। तो अगर आप इच्छा ये पालेंगे कि हमको बच्ची का जिसे हमारी जो समानता है अपने समानता में, तो उस समानता में अगर आप शादी करना चाहिएगा तो वैसा कोई दहेज का उस प्रकार का नहीं है। और अगर भाई आप चाहिएगा कि हम जैसे हैं कि हमारी क्षमता है कि भाई हम
क्लर्क से शादी करना है, अगर आप डॉक्टर खोजिएगा तो फिर उसको आपको देना पड़ेगा। आप जैसे करके व्यवस्था दीजिए, फिर उसका क्या परिणाम आएगा, ये तो मतलब उसका भाग्य या ईश्वर के ऊपर डिपेंड है, या आपको बाद, क्योंकि शादी के बाद जो व्यवस्था बिगड़ती है वो और कष्टदायक होता है। तो दहेज जो है वो आज के समय में तो देखिए दहेज का तो कोई समस्या ही नहीं सभी है। सज्जनों को नमस्कार। हेलो, सभी जी सज्जनों बोलिए को मोहन जी। नमस्कार। जी नमस्कार और जी। कोई किसी का आ रहा है कोई? मोहन जी बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, तो दहेज जो है आज समस्या वैसा नहीं है। एक तो ऐसे ही देखिए कि लड़का और लड़की का जो है मतलब 100 में 10%, 12% के लगभग कम हो गए हैं। और जी समाज में जैसे है ना, बहुत से लड़के हैं जो शादी के लिए जैसे है, किसी आज खबर आता है कि हमें जो है शादी करना है, कोई रिश्ता है तो बताइए, दहेज का चाहे पैसे का कोई बात नहीं है। इसलिए लेकिन लड़की वाला जो है, अगर उसको कुछ पैसा बढ़ गया तो वो आजकल हो रहा है सर्विस का, कि हमको गवर्नमेंट सर्विस का मिल जाए या कहीं जो है पैकेज का मिल जाए, तो इस प्रकार के में दहेज है, अन्यथा दहेज का कोई जैसे व्यवस्था नहीं। दहेज आज जो है आज के समय में वैसा नहीं। बस मेरा यही कहना था। मानसिकता अपना बदलना है कि हमारी बच्ची कहाँ सुखी रह सकती है। नहीं, आपने आपने बाकी जो लाइन रखी है, आपने एक एक विषय को, एक एक पंक्ति को बड़े ढंग से रखा है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने विषय को रखा है, बिल्कुल सही रखा है। ठीक है, और कोई भाई हैं? धन्यवाद। जी नीम कुमार जैन जी बताइए। नीम कुमार जैन जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मेरी आवाज सुन रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है, बताइए। या आ रही है, बताइए। हाँ, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और विज्ञान पर लिखता हूँ, विशेषकर हमारे शास्त्रों में जो विज्ञान छुपा हुआ है उस पर रिसर्च करके दुनिया को परोसता हूँ, और संघ जी का दिल्ली स्तर का कार्य करता हूँ। ये जी विषय बहुत अच्छा लिया और वक्ता ने बहुत अच्छी तरह रखा, उनको धन्यवाद। और एक जानकारी जी मैं दे देता हूँ कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक अलग डिपार्टमेंट खोला है। जी वो परिवार न टूटें और अच्छे हों, इस प्रकार मंडल स्तर तक नियुक्तियां की हैं और काम जारी है और काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी बस इतनी सी बात कह करके औरों को चांस देना चाहता हूँ। जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपको और आपके साथ जितने भी साथी हैं संघ में जो इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। भारत की परिवार व्यवस्था को बचाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज की प्रथम इकाई हम व्यक्ति को मानकर नहीं चल सकते हैं, परिवार को ही मानकर चलना चाहिए। व्यक्ति को मानेंगे तो व्यक्तिगत स्वार्थ भी होगा, और प्रॉपर्टी यानी कि पावर का और इकोनॉमी का जो सेंट्रलाइजेशन है वो घातक है व्यवस्था के लिए। शोषण भी बढ़ेगा। अगर पावर, इकोनॉमी और राइट्स ये तीनों सेंट्रलाइज्ड होते हैं तो निश्चित स्तर पर शोषण होगा, भ्रष्टाचार होगा, परिवार टूटेंगे, सारी व्यवस्थाएं छिन्न-भिन्न हो जाएंगी। तो जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, ये जिन लोगों ने टीम बनाई है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और वसुधैव कुटुंबकम की सबसे छोटी यूनिट हमारा परिवार ही है। जी वो जी ठीक बिल्कुल होगा सही तो कह वसुधैव ठीक होगा। जी। सुनीता पांडे जी, आप इस विषय पर रखना चाहेंगी? कुछ कह सकते 5 हैं मिनट और बचे हुए हैं। हाँ हाँ, जी तो जी बचा बिल्कुल इसीलिए बोलिए। समय दे रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, बहुत कुछ तो जी कहने के 5 लिए तो मिनट का है। समय है। हाँ जी सच जी पूछिए तो इसमें काफी जी जी चर्चा की गुंजाइश थी, लेकिन अभी समय नहीं है। जी लेकिन दो तीन बातें कहूंगी कि दहेज की ये जो कह रहे हैं, संपत्ति की बात आप कर रहे हो। सबसे लड़कियों को संपत्ति तो सच देखिए, जो दहेज दिया जाता था पहले था, जो पुरातन समय से किया जा रहा है, वो प्रथा जरूर थी, और वो सीता जी के समय से भी है। सीता जी को भी उनके उनके लिए उनके घर गृहस्थी का सामान देकर और कई तरह के उपहार देकर ही भेजा गया था। तो अब उसके बाद लोग उसका अनुसरण करते हैं, और पहले वो बहुत स्वस्थ व्यवस्था रही होगी, लेकिन आज के समय में अब दहेज तो मांगा जाता है जबरन, जैसे कि अभी
बताया भी कि सबकी कीमत तय है, कौन लड़का क्या व्यवसाय जी कर बिल्कुल। रहा है उसके आधार पर कीमत तय है, लोग मुंह फाड़ कर मांगते हैं। और कई शादियां ऐसी भी बिना दहेज की भी होती हैं, वो भी हो रही है और अच्छी चल रही है। माँ बाप की संपत्ति की बात कहें तो आज का सत्य यही है कि लड़कियों को संपत्ति में कोई भागीदारी नहीं मिल रही है, अपने से तो बिल्कुल कोई सही है। नहीं देना चाहता है। आज भी उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, हमारे भी घर में भी यही है और समाज में भी मैंने कई ऐसे अनेक देखे केस देखे कि माता पिता के बाद में वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होती है सीधे लड़कों के नाम पर। और यहाँ तक कि माता भी बिल्कुल सही। उसकी एकल एकल स्वामिनी नहीं होती है, माता भी अपने लड़कों के साथ में उसकी एक हिस्सेदार और एक हिस्सेदार होती है। ये हमारे यहाँ की सच्चाई है। तो विवाह के पहले भी कोई उनको अपने यहाँ पर, और लड़कियों को अगर अपने माता पिता के घर में यदि कोई अगर हिस्सा मिल भी रहा है तो फिर वो उनको माना जाता है कि लड़की तो थोड़ा बहुत लेकर मान जाएगी, जो मुख्य हिस्सा होगा वो लड़कों में बटेगा। या फिर माता का हिस्सा अगर है, उनके माता पिता में से माता का कोई हिस्सा है तो वो लड़की ले लेगी, बाकी का पिता का हिस्सा लड़के ले लेंगे। ऐसी भी व्यवस्था अपने यहाँ पर है। तो और शादी के बाद में जहाँ आजकल दहेज की बात है, तो जिनको दहेज नहीं दिया जा रहा है तो विवाह के बाद लड़कियां क्या करती हैं, हमारे यहाँ पर ये भी एक सच है कि ये सच है कि माता पिता अपने लड़कियों को आज दहेज तो थोड़ा बहुत दे भी देते हैं, उपहार दे देते हैं, लेकिन संपत्ति में वो उसको भागीदार नहीं मानते हैं। ये अपने यहाँ का, और बहुत जो मानते हैं उनकी अगर दशा बहुत अच्छी होगी, संपत्ति होगी, तो वो अपनी बेटी को, जैसे यहाँ पर मुंबई में पार्ले कंपनी के जो मालिक हैं उनकी बेटी है तो चौहान कुछ है, तो वो उसकी मालिक बनी। तो क्योंकि वो उनकी एक ही बेटी है तो वो बनी, और अगर उनके पास बहुत है तो लड़की को मिल रहा है, नहीं तो अधिकतर लोग मान के चलते हैं कि लड़की को संपत्ति नहीं देनी पड़ेगी, लड़का ही हमारा उत्तराधिकारी होगा। इसके बाद जब विवाह करके जाती है, एक चीज आज अपने समाज में बन गई है, ये एक मानसिकता बन गई है कि जब लड़की दहेज ससुराल आती है तो ये मानकर चलती है कि वो वहां की सर्वे सर्वा मालकिन है, कि यहाँ पर जो भी है वो उसका है। जो वहां पर जो और संपत्ति जो घर की लड़की है, जो जो उसके ससुर के सास ससुर के बेटे बेटियां हैं, उनका वो हिस्सा नहीं वो मानती है कि अगर सास ससुर की बेटी है तो उसका कोई हिस्सा नहीं है, मैं मालकिन हूँ। ये अपने समाज की सच्चाई है। तो अब कैसे बैलेंस बैठेगा आप समझ लीजिए कि माता पिता के यहाँ उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो ससुराल आती है तो वो मान के चलती है कि जैसे मुझे कुछ नहीं मिला वैसे मेरे सास ससुर की बेटी को भी कुछ नहीं मिलने वाला, ये कुछ नहीं है यहाँ की, जी और जो भी है हम ही हैं। तो वो पूरे, और ऐसे कई केस आप समाज में बिना ढूंढे मिल जाएंगे जहां पर बहुओं ने सास ससुर के संपत्ति पर कब्जा किया या दावा किया और ले भी लिया। तो ऐसा कई स्त्रियां हर जगह ही बेचारी नहीं है। और विशेष करके अब जो परिस्थितियां बन रही है समाज में, वो मैं देख रही हूँ कि मैं स्वयं कई ऐसे जो है बहुत वरिष्ठ जो है हमारे कई नागरिक हैं, उन लोगों के साथ में मेरा संवाद होता रहा है। तो उनको मैंने देखा कि एक ही अगल बगल के घरों में माता पिता और बेटा अपने परिवार के साथ अलग, माता पिता यहाँ है, बेटा अमेरिका में है, पिता यहाँ पर गुजर गए, तो आते हैं माता जी को कुछ यहाँ वहां ठहरा कर या कुछ व्यवस्था करके या तो ले जाते हैं या फिर मजबूरी में ले जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो ये जो हमारे यहाँ की स्त्रियां हैं जो दहेज लेकर नहीं जा रही हैं, वो अपने ससुराल में भी किसी को जीवित नहीं रहने देती हैं। तो ये भी बैलेंस बैठा है। ये केवल लड़कियों को दहेज संपत्ति दिलाने के पीछे मत पड़िए, ये देखिए कि वो संपत्ति कैसे ले रही है, वो माता पिता को भी नहीं, अलग मैं कर तो रही है कह रहा हूँ, मुनि जी ने इसका सीधा सा समाधान दिया है कि परिवार प्रणाली में महिलाओं को सहयोगी ना मानकर सहभागी माना जाए। समस्या आती है आप उसे कंट्रीब्यूटर मानते हैं, उसे कोऑर्डिनेटर नहीं मानते हैं। जब आप उसे परिवार में समान दर्जा देंगे, समान सम्मान देंगे, संपत्ति में समान देंगे, तो वो ना सास ससुर को अलग कर सकती, न किसी को अलग करेगी, क्योंकि सास ससुर का भी संपत्ति में अधिकार होगा। अभी तो जो सिस्टम है उसमें समस्या ये है कि व्यक्तिगत अधिकार मिला हुआ है, तब आप भगा दे रहे हैं। जब सबका अधिकार समान होगा तो आप भगाएंगे तो संपत्ति देकर भगाएंगे, आपके पास संपत्ति रह ही नहीं सकती।
तो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो इसका सॉल्यूशन है। कंबाइंड फैमिली सिस्टम की जगह जॉइंट फैमिली सिस्टम को लाना चाहिए। आपका माइक शायद बंद है। मेरा नेम कुमार जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। बस 2 मिनट का समय और है, और कोई बोलना चाहे तो अपनी बात को रख के समाप्त किया जाए। तो हाँ जी, 2 हेलो, हाँ मिनट जी, हैं। बोलिए बोलिए। जी, 2 मिनट है, बस बोलूं? बोल दीजिए। जी जी। हाँ, नेम कुमार जैन बोलूं? जी बिल्कुल। इससे हाँ पहले जी। कि मैं भूल क्या जाऊं, क्या मैं जैन जी अभी भाई बहन ने जो विचार रखे मैं उससे एग्री कर रहा हूँ। सिर्फ मैं 2 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ कि परिवार के अंदर हर व्यक्ति ये सोचे कि परिवार बहुत अच्छी तरह चले, तभी परिवार अच्छी तरह चल पाएगा। दूसरी बात यह है कि महिलाओं का, हमारा जो समाज है, हमारा परिवार है, हमारा देश है, उसमें मुख्य योगदान हमेशा से महिलाओं का रहा है, और इसलिए उनको पूरा सम्मान भी मिलना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे घर में 5 लड़कों की शादी हुई है, और लड़की वाले हमेशा पूछते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि भाई क्या बजट है लड़की वालों के लिए, लड़के वाले बताएं क्या बजट है। हमने 5 शादियों में कहा कि 0 बजट, आप जो चाहें वो करें, जी। और उधार बिल्कुल ना लें शादी के लिए। इससे बड़ा अच्छा वातावरण हुआ, और बाद में परिवार भी बहुत सुखी और आनंद से रहे। धन्यवाद। ठीक है नेम कुमार जी, अब लास्ट वक्तव्य जो है सुमिता जी का ले लेते हैं। 1 मिनट बचा है। 1 मिनट, क्या मैंने जैन जी से कह सकती हूँ कुछ? जी जी, बस इसको भी इस बार समाप्त हाँ, करते हैं, मैं भी बोलिए। यहाँ पर आरएसएस के कार्य में हूँ, तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मुझे भी अपना हिस्सा बनाए, यही कहना है मुझे। जो आप आप कार्य कर मुझे रहे हैं, क्योंकि आप मुझे अपना फोन भेज दें, और ग्रुप से मेरा फोन ले लेंगी, तो मैं आपसे खुद फोन करूंगा। मैं जी खुद जी, ठीक है, आप ग्रुप में आप लोग जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं होस्ट से निवेदन करूंगा कि आप इस विषय को, ये कहते हैं, मीटिंग को समाप्त कर दीजिए।